नमस्कार, मैं रविश कुमार। पिछले हफ्ते राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की दो खबरें आईं। पत्रकार रोहिणी सिंह की खबर द वायर में छपी कि बीजेपी को उन 3 कंपनियों से 20 करोड़ का चंदा मिला है जिनके खिलाफ ईडी यानी प्रत्यर्पण निदेशालय टेरर फंडिंग, आतंकी फंडिंग के मामले में जांच कर रहा है। इन कंपनियों के नाम बीजेपी ने खुद अपनी रिपोर्ट में ही चुनाव आयोग को बताए हैं। वैसे ईडी आरकेडब्ल्यू लिमिटेड के खिलाफ इस बात की जांच कर रही है कि कंपनी ने 1993 में मुंबई बम धमाकों के आरोपी इकबाल मिर्ची की संपत्ति खरीद की प्रक्रिया में शामिल एक भूमिका निभाई थी। एक दूसरी कंपनी की मदद की थी जिसके बदले इसके पूर्व निदेशक रंजीत बिंद्रा को कथित तौर पर 30 करोड़ का कमीशन मिला था। इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम का करीबी था। इसका दाऊद इब्राहिम का भी नाम आने के बाद भी इस स्टोरी में चैनलों पर बहस नहीं हो रही है। सोचिए क्या हालत है। इस कंपनी ने 10 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया है जिसकी जानकारी बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी है। इस बात की जानकारी इस साल जनवरी में कोबरा पोस्ट ने अपने खुलासे में भी की थी। रोहिणी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर 2014-15 के साल में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून आ गया होता तो पता ही नहीं चलता कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया। इस रिपोर्ट में 2 और कंपनियों का जिक्र है। आप पूरी रिपोर्ट द वायर पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी की कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखा जाना चाहिए कि इस कंपनी ने या ऐसी और किन किन कंपनियों ने किस किस दल को चंदा दिया है। लेकिन जब खोजी पत्रकार नितिन सेठी 6 कड़ियों की एक रिपोर्ट लेकर आते हैं, नए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपनी रिपोर्ट छापते हैं हफिंगटन पोस्ट पे और न्यूज लॉन्ड्री पे, तब पीयूष गोयल ने लंबा सा लिखित और मौखिक तौर पर जवाब दिया। नितिन सेठी की यह रिपोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को समझने के लिए पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि जब यह आ रहा था तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप हिंदी के अखबार पढ़ते हैं तब और गौर से पढ़िए और देखिए कि हिंदी अखबारों में क्या ऐसी रिपोर्टिंग कभी आपने हाल फिलहाल में 10 साल में देखी है। आखिर हिंदी की दुनिया से इस तरह की रिपोर्टिंग का साहस क्यों खत्म हो रहा है, जबकि वहां एक से एक काबिल पत्रकार हैं। नितिन सेठी मूल रूप से अंग्रेजी में लिखते हैं, मगर उनकी 6 रिपोर्ट की सीरीज हिंदी में न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट पर भी छपी है। आप जानते हैं कि अभी तक 6000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और राजनीतिक दलों के पास इसके जरिए पैसे आए हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 में खरीदे गए 222 करोड़ के बॉन्ड में से 95% पैसा बीजेपी के ही खाते में गया। नितिन सेठी की पहली रिपोर्ट काफी खतरनाक लगती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए शुरू में जो कॉन्सेप्ट नोट बना वित्त मंत्रालय के भीतर, वो किसी अधिकारी के लेटर पैड पर नहीं था, आधिकारिक कागज पर नहीं था, बल्कि सादे कागज पर था। ना तो सादे कागज पर तारीख थी और ना ही किसी का दस्तखत। पूर्व अधिकारियों ने इस कागज को देखकर बताया है कि बाहर से किसी ने लिखा है ऐसा लगता है, और इसकी भाषा अधिकारियों की भी नहीं लगती है। 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली बजट पेश करने वाले थे। उसके 4 दिन पहले रिजर्व बैंक से राय मांगी जाती है। सोचिए, तब के राजस्व सचिव हसमुख अधिया के जवाब के अनुसार तब तक वित्त विधेयक की कॉपी छप चुकी थी, तब राय क्यों मांगी गई भाई। फिर भी रिजर्व बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराता है, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक की आपत्ति गोपनीयता को लेकर थी, तो जवाब मिला कि दान देने की गोपनीयता इसका उद्देश्य है, देने वाले का पता न चले, यह मकसद है। बजट पेश करने से 4 दिन पहले एक सीनियर टैक्स अफसर को कुछ गड़बड़ियां नजर आती हैं। यही कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़े कॉरपोरेशन अपनी पहचान छिपाते हुए असीमित धन, अकूत संपदा धन राजनीतिक दलों को दे सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम में बदलाव किया जाए। उसी दिन वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को ईमेल भेजकर त्वरित टिप्पणी मांगता है। सोचिए, 30 जनवरी 2017 को रिजर्व बैंक कहता है कि उसके अधिनियम में संशोधन से गलत परंपरा की शुरुआत होगी, मनी लॉन्ड्रिंग इस बॉन्ड से बढ़ जाएगी, पैसा किसी तीसरी पार्टी का होगा और खरीदने वाला कोई और होगा, इससे पारदर्शिता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। टीवी पर ऐसी जटिल प्रक्रियाओं की बहस बहुत मुश्किल है, बहुत सी बातें ध्यान से उतर जाएंगी। फिर भी आप यूं समझिए कि रिजर्व बैंक कह रहा है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। विधेयक पेश करने से 4 दिन पहले उससे राय मांगी जाती है। यह रिजर्व बैंक की हालत है और वित्त मंत्रालय की कायदे से ऐसे विषय पर पहले भी राय मांगी जानी चाहिए जब विधेयक नहीं छपा था। जाहिर है राय लेने की औपचारिकता पूरी की गई, जो अब इस रिपोर्ट से उजागर हो रही है। इस रिपोर्ट में नोट कीजिए कि वित्त मंत्रालय का क्या जवाब है। यही कि बॉन्ड जारी करने वाले बैंक इसे खरीदने और प्राप्त करने वाले दल की जानकारी पूरी तरह गुप्त रखेंगे। इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो फिर ये
किस परिभाषा के अनुसार और किस भाषा में पारदर्शिता होगी। 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली इलेक्टोरल फंड का ऐलान करते हैं और यह कानून बन जाता है। कानून बनने के बाद चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें रिजर्व बैंक शामिल नहीं होता है। बॉन्ड पास होने के बाद अब विदेशी कंपनियां भारतीय दलों को चंदा दे सकती हैं। कोई कंपनी कितना भी पैसा दान दे सकती है। इस बॉन्ड की वैधता को, लेजिटिमेसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला चल रहा है। पत्रकार नितिन सेठी ने सवाल उठाया है अपनी रिपोर्ट में कि विदेशी कंपनियों को गुप्त रूप से चंदा देने की छूट क्यों दी गई। हिंदी में तो बात समझ में आती है, क्यों दी गई विदेशी कंपनियों को। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हर बात के समर्थन में मोटे मोटे दस्तावेज पेश किए हैं, इस तरह से जो मैं लेकर आया हूं। अब तो सभी दस्तावेजों को पब्लिक के लिए उपलब्ध करा दिया गया है मुफ्त में, यानी कोई भी जांच सकता है कि नितिन सेठी के उठाए सवाल सही हैं या नहीं। इसे कहते हैं पारदर्शिता। पत्रकारिता में ऐसी पारदर्शिता कम दिखाई देती है कि एक पत्रकार अपनी रिपोर्ट से संबंधित सारे दस्तावेज को सार्वजनिक कर दे। इस बॉन्ड का एक खतरनाक पहलू जब आगे बताने जा रहा हूं कि सिर्फ सरकार को पता होगा कि कौन कंपनी किसे चंदा दे रही है। अगर सरकार ने दबाव डाल लिया, मान लीजिए, तो विरोधी दल को चंदा रोक दिया गया, तो फिर क्या होगा। आखिर दान देने वाले की पहचान छिपाने के पीछे मकसद क्या है। फिर जब राज्यसभा में सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने सवाल किया कि क्या किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, तब वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन ने बोला कि आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, जबकि नितिन सेठी अपनी रिपोर्ट में कई स्तरों पर साबित कर रहे हैं कि आपत्तियां दर्ज कराई गई थी रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग के द्वारा। बाद में जब रिटायर्ड कमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई के जरिए आपत्तियों के कागजात निकाले, तब सवाल पूछने वाले सांसद हक ने इसे विशेषाधिकार के हनन का मामला बनाने लगे वो। लेकिन इसके बाद भी वित्त राज्य मंत्री अपने पहले के जवाब पर अड़े रहे, जबकि दस्तावेज उनके सामने थे। रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि मत कीजिए ऐसा। संसद में इलेक्टोरल बॉन्ड पास हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने लिखित रूप से कानून व न्याय मंत्रालय से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों की विदेशी सोर्स से अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदा देने वाला शेल कंपनियां बना लेगा कागजी यानी फर्जी, और काला धन राजनीतिक दलों के खाते में जाकर खप जाएगा, सफेद हो जाएगा। पैसे का सही स्रोत कभी सामने नहीं आएगा। आयोग चाहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वापस ले लिया जाए। सोचिए, कानून मंत्रालय ने इन आपत्तियों को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया। वित्त मंत्रालय ने इसे अनदेखा किया। फिर भी अक्टूबर 2018 के अंत तक चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लेने की बात करता रहा। इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अनदेखा किया। इसके बाद भी वित्त राज्य मंत्री संसद में कहते हैं कि किसी ने आपत्ति नहीं की। बताइए, लेकिन जनवरी 2019 में वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन को कहना पड़ता है एक संशोधन, एक शर्तों के साथ, कि एक गलती स्वीकार करनी पड़ी उन्हें कि ऐसा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने सांसद हक के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि सरकार ने उन आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या किया। इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है और किसे देगी, कितना देगी, इसका हिसाब अपने बही खाते में इसके हिसाब से दर्ज नहीं करेगी। सोचिए, इसके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। आखिर कंपनियां जब अपना एक एक पैसा कमाई का, घाटे का, लाभ का सेवी जैसी संस्थाओं को, सरकार को बताती हैं और आप पब्लिक के तौर पर उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो अपने पैसे से किसे चंदा दिया ये क्यों नहीं बताएंगी? इसे गुप्त क्यों रखा जा रहा है? क्या काला धन सफेद करने के लिए? नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए हैं उन्हें देखने से यही लगता है कि वित्त मंत्रालय लगातार सभी आपत्तियों को खारिज कर रहा है, दरकिनार कर रहा है। कोई फर्जी कंपनी बनाकर कितना भी चंदा दे सकता है, इसकी आशंका पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? नितिन सेठी की रिपोर्ट के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपना बयान लिखित रूप में जारी किया ट्विटर हैंडल पर, आप वहां से भी सारा बयान पढ़ सकते हैं। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से सुनिश्चित किया कि जो भी पैसा इलेक्शन में आए, राजनीतिक गतिविधियों में काम लगे, वो पैसा बैंक से आए, बैंक में केवाईसी हो, उसका नो योर कस्टमर नॉर्म्स पूरे फुलफिल हो, और सिर्फ स्टेट बैंक की निर्धारित ब्रांचों में ये इश्यू हो सके, जिससे स्टेट बैंक उसका पूरी तरीके से
केवाईसी प्रोसेस के माध्यम से सुनिश्चित करे कि गलत पैसा राजनीति में ना आ पाए और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं, उन्हीं कंपनियों को दिए जाते हैं जिसका पूरी तरीके से बैंक के माध्यम से नो योर कस्टमर केवाईसी नॉर्म्स पूरी तरीके से मीट किए जाते हैं। पहले के सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था, किससे पैसा आता था, कैसे आता था, इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं थी। इसमें अब प्रॉपर टैक्स पेड मनी, जिसका केवाईसी ईमानदार पैसे को ही अलाउ करता है बॉन्ड्स खरीदने के लिए। और पहले जो डर का माहौल था, जिसके कारण लोग ईमानदार पैसा बैंक के माध्यम से नहीं देते थे राजनीति में, उस डर के माहौल को खत्म करने का काम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने किया है। पानी हम भी पी लेते हैं। उन्होंने जितने भी सवाल उठाए, देखना होगा कि क्या उन्होंने नितिन सेठी की 6 रिपोर्ट में उठाए गए सवालों के जवाब दिए या उन्होंने अपनी बात की। वैसे उन्होंने जो भी कहा, हफिंगटन पोस्ट पे नितिन सेठी ने बाकायदा उसका तुर्की व तुर्की जवाब दिया है। जैसे पीयूष गोयल ने कहा था कि 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को कैश कराना पड़ता है, लेकिन मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 10 करोड़ का बॉन्ड लैप्स कर गया। तो एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रतिनिधि ने स्टेट बैंक पर दबाव डाला कि बॉन्ड को कैश होने दीजिए। वित्त मंत्रालय उस दबाव के आगे झुका। नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि चुनाव से 10 दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश आता है कि एक विंडो खोला जाए और बॉन्ड को कैश किया जाए। यह आदेश कैसे आ सकता है जब एक कानून बन गया है? तो सवाल वहीं का वही है कि चंदा देने वाले का नाम जब गोपनीय है, तब यह पारदर्शी कैसे हुआ? 2 मई 2017 को वित्त मंत्री जेटली ने विपक्षी दलों से भी इस पर राय मांगी। कांग्रेस की तरफ से मोतीलाल वोरा ने लिखा कि मैं समझता हूं कि सरकार राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग पर पारदर्शिता के मुद्दे पर चिंतित है। पारदर्शिता का तात्पर्य है कि मतदाता को 3 बातें पता होनी चाहिए। 1, चंदा देने वाला कौन है। 2, किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जा रहा है। और 3, चंदे की राशि क्या है। वोरा ने यह भी कहा कि चंदा देने वाले का नाम बैंक को पता होगा, यानी सरकार को पता होगा, लेकिन आम जनता को नहीं। यह ठीक नहीं। सीपीआई के महासचिव सुधाकर रेड्डी ने चंदे को लेकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। अकाली दल ने बधाई दी थी और मायावती ने सराहना की थी। महाराष्ट्र के कारण यह खबर पीछे चली गई, लेकिन विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस ने रिपोर्ट आने के बाद सरकार से कई सवाल पूछे थे। 2017 से पहले इस देश में एक मूलभूत ढांचा था और उस मूलभूत ढांचे के तहत जो धनपशु हैं, जो धनी लोग हैं, उनका भारत की सियासत में जो पैसे का हस्तक्षेप था उसके ऊपर नियंत्रण था। पर 1 फरवरी 2017 को जब आम बजट में इस सरकार ने ये प्रावधान किया कि अज्ञात इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाएं, जिसके ना डोनर का पता है, ना जितना पैसा दिया गया उसकी कोई जानकारी है, और जिसको दिया गया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर अमली जामा चढ़ाया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमने एडीआर इंडिया के संस्थापक सदस्य जगदीप चोकर साहब से भी बात की। देखिए, जो पहला सिस्टम था उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी थी, पूरी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, लेकिन कुछ थी। ये जो नया सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड का बना है, इससे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं दोनों को कंपेयर करके? जैसे देखिए, पहले ये था कि कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती थी तो ये कानून था कि अपना जो उसका लाभ या मुनाफा है उसमें 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब वो हटा दिया गया है। अब ये हो गया है कि जितना मर्जी पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दो, और प्रॉफिट ना भी करो तो भी दे दो। और दूसरा प्रावधान ये था कि जब कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देती है तो उसको ये बताना अनिवार्य था, ये बताना ज़रूरी था कि किस पार्टी को पैसा दिया, पार्टी का नाम और कितना पैसा दिया। ये प्रावधान भी ख़त्म कर दिया है। तो अब कौन किसको पैसा दे रहा है ये किसी को पता नहीं चलेगा, सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अच्छा, स्कीम में ये लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इस इंफॉर्मेशन को किसी को बताएगा नहीं, अनलेस किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस चला हो या कोई सरकारी संस्था उसके बारे में पूछे। तो ये कहना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी को बताएगा नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। तो फिर वो क्यों रख रहा है अपने पास?